हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएसडीज के बारे में, बिकॉज मेरे ख्याल से जब हम लोग पीसी वगैरह बनाते हैं, कोई नया पीसी बिल्ड करने वाले हैं, तो हम लोग एसएसडीज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। हमारा ध्यान मेनली प्रोसेसर पे होता है, जीपीयू पे होता है, कभी कभार मदरबोर्ड पे भी चला जाता है, लेकिन एसएसडी थोड़ा बहुत बजट रह जाता है, वो एसएसडी की तरफ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से एसएसडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आपके पीसी के लिए, एंड उस पर गलती कई लोग कर जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर देते हैं एसएसडी में, कभी कभार कुछ अंडर स्पेंड कर देते हैं। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको एसएसडी खरीदने से पहले पता होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। कुछ टाइम पहले किंगस्टन ने हमें उनकी एसएसडी भेजी थी जिसका नाम है किंगस्टन NV3। अभी उनकी एंट्री लेवल एसएसडी है और इसका जो प्राइस है, मतलब फॉर द 1 TB मॉडल, आप 5,000 रुपये के अंदर इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैं इस एसएसडी को एज एन एग्जाम्पल लेके आपको कुछ पॉइंटर्स देना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं एसएसडी खरीदने के टाइम, वो है फॉर्म फैक्टर पे ध्यान ना देना। अब आजकल के मार्केट में देयर आर मेनली 2 फॉर्म फैक्टर्स, एक तो है SATA SSDs और दूसरा है M.2 SSDs। अब SATA SSD सिंपल है, ये हमारे 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर के साथ आती है और इनकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम लिमिटेड होती है, लाइक 550 Mbps। ये बहुत ईजी है, मतलब इसमें आप कुछ गलती नहीं करेंगे। अगर आपके पीसी में फिट होता है, लैपटॉप में फिट होता है, यू कैन गो फॉर इट, नो इशू। मेन कंफ्यूजन आती है M.2 SSDs में, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ M.2 SSDs। एक होती है NVMe वाली, जो ज़्यादा तेज़ होती है, जो थोड़ी ज़्यादा न्यू है, जिसकी बैंडविड्थ वगैरह ज़्यादा होती है। दूसरी हमारी SATA बेस्ड, यानी SATA इंटरफेस पे बेस्ड M.2 SSDs होती है। इनके बीच में मेन डिफरेंस एटलीस्ट दूर से दिखने में ज़्यादा नहीं दिखता, मतलब फॉर्म फैक्टर वाइज साइज वगैरह के मामले में दोनों सेम दिखती है। SATA M.2 SSDs लिमिटेड होगी 550 Mbps पे, और जो हमारी NVMe SSDs है उनकी जनरली स्पीड शुरू होती है लाइक 1500-2000 Mbps के आसपास से। इनके बीच में जनरली कंफ्यूजन यही होता है कि अगर फर्स्ट टाइम बायर तो उनको लगता है कि M.2 लिखा हुआ है तो वो उनके पीसी में फिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। SATA M.2 SSDs में जनरली 2 कट्स होते हैं जो उनका कनेक्टर होता है उसके ऊपर, लेकिन M.2 NVMe SSDs पर एक सिंगल कट होता है। एंड जनरली कई सारे मदरबोर्ड्स में इंटरचेंजेबल नहीं होता, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी वाले M.2 SSD आपका मदरबोर्ड या फिर आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं एक SSD खरीदने के टाइम, वो है एक कम कैपेसिटी वाली SSD लेना। वेल ऑब्वियसली आप उतनी कैपेसिटी की SSD खरीदेंगे जितनी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 TB की या 2 TB की या लेट्स से 500 GB, दैट्स फाइन। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि अगर आपको 1 TB की रिक्वायरमेंट है ना, यू गो फॉर 2 TB। फॉर एग्जांपल जैसे ये SSD है हमारी NV3 SSD, इसका 1 TB का मॉडल लगा लीजिए 4800 रुपीज़ का है। मेरी रिकमेंडेशन होगी इफ़ पॉसिबल, अगर आप एक हाई एंड पीसी वगैरह बना रहे हैं, जैसे मीडियम टू हाई एंड पीसी बना रहे हैं, यानी 70-80 हज़ार रुपये के ऊपर खर्च कर रहे हैं पीसी पे, एटलीस्ट गो फॉर 2 TB। अब उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न सरप्राइजिंग लोगों नहीं पता, वो है कि जितनी बड़ी आप SSD खरीदते हैं, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की SSD खरीदते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी SSD तेज़ होती है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सिक्वेंशियल स्पीड्स, या फिर लेट्स से जो लंबे या बड़े फाइल साइजेस को कॉपी वगैरह की या राइट करने की स्पीड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो SSD है, ये 1 TB वाला मॉडल है NV3 का, दिस विल बी फास्टर देन द 500 GB मॉडल। एंड सिमिलरली जो हमारा NV3 4 TB वाला मॉडल होगा, वो इससे भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ होगा। एंड ये आप किसी भी SSD के साथ देख सकते हैं, कोई भी दूसरा मॉडल भी होगा, उसमें भी जो जितना ज़्यादा हायर कैपेसिटी होगा, वो वाले मॉडल ज़्यादा तेज़ होंगे। यही एक रीज़न है कि मैं जनरली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर वो सस्ता बिल्ड भी कर रहे हैं, जैसे बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा भी बिल्ड कर रहे हैं, वो 500 GB के नीचे की SSD ना ले। कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल लोकल दुकानदार होते हैं ऑफलाइन स्टोर्स में, तो वो आपको एक 250 GB की SSD चिपका देंगे और आपको बोलेंगे आप 2 TB की हार्ड ड्राइव ले लो। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आप है ना 1 TB की हार्ड ड्राइव ले लो, लेकिन एटलीस्ट 500 GB या फिर 1 TB की SSD लो, बिकॉज दिस विल लास्ट यू लॉन्गर और आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा जनरली अच्छी मिलती है। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक ना गलती करते लोग, वो है एक स्पेसिफिक नंबर पे फोकस ना करना, विच इज़ द TBW नंबर या फिर टेराबाइट्स रिटर्न नंबर। बेसिकली उस SSD की लाइफ कितनी है। अगर आपने कभी माउस से अगर ना कोई कीबोर्ड वगैरह खरीदा होगा तो आपने देखा होगा उनके स्विच का नंबर एक दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन क्लिक्स या लेट्स से 60 मिलियन 100 मिलियन क्लिक, जिसका मतलब ये होता है कि कितना वो एक स्विच का एक जनरल लाइफ स्पैन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम विद SSDs, अब एक लिमिटेड क्वांटिटी का ही डेटा उस पर्टिकुलर SSD की जो चिप्स है उस पर लिख सकते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आप SSD पे कुछ भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, मतलब आप उस SSD पे कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्टली, आप उस SSD की लाइफ थोड़ी सी कम करें। फॉर एग्जाम्पल दिस किंगस्टन NV3 SSD, इसका जो TBW नंबर है वो है 320 टेराबाइट्स फॉर दिस 1 TB वाला मॉडल। अब वो जो 500 GB वाला मॉडल है उसका ये नंबर छोटा होगा। दूसरी तरफ अगर आप बड़ी SSD लेते हैं, जैसे 2 TB या 4 TB वाली SSD लेते हैं, उसका ये TBW नंबर बड़ा होगा। बेसिक यूज़ के लिए कंप्यूटर चलाते हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आप जनरली उससे रीड ज़्यादा करने, मतलब आप SSD से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ SSD पे इन्फॉर्मेशन राइट कर रहे हैं। अगर कुछ आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पे फ्रेश आप डेटा बनाते हो और आपको है ना वो
डेटा SSD में स्टोर करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ता है, लेट्स से TBs में करना पड़ता है ऑलमोस्ट 2-3 दिन में। तो एक ऐसी SSD जिसमें ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी हो, जिसमें ज़्यादा TBW नंबर बड़ा हो, जनरली दैट्स अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर, बिकॉज आपको कहना हल्की सी गारंटी मिल जाती है कि हाँ ये SSD लंबी चलेगी। लेकिन दिस इज नॉट अ फिक्स थिंग। एक बहुत है ना ज़्यादा TBW वाली SSD भी जल्दी फेल हो सकती है ऑफ डिफरेंट रीजंस, टेम्परेचर वगैरह या फिर कुछ और दूसरे बग्स वगैरह की वजह से। लेकिन जनरली हायर TBW नंबर इज बेटर। तीसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं SSD खरीदने के टाइम, वो है सिर्फ एक नंबर पे फोकस करना, विच इज द सिक्वेंशियल रीड एंड राइट नंबर। जो आप वो नंबर देख रहे ना 6000 Mbps, 7000 Mbps, 2000 Mbps की रीड एंड राइट स्पीड, रियल लाइफ में बहुत कम सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको एक्चुअली 7000 Mbps या फिर लेट्स से 6000 Mbps की स्पीड मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये जो किंगस्टन की NV3 SSD हमारी, वो ऑलमोस्ट लाइक 6000 Mbps क्लेम्ड स्पीड तक पहुंच सकती है, मतलब सीक्वेंशियल नंबर्स पे पहुंच सकती है। ये नंबर्स आपको जनरली बेंचमार्क्स में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिस्टल डिस्क मार्क जैसे बेंचमार्क्स देखेंगे तो आपको बड़ा बड़ा नंबर दिख जाएगा, 10,000 Mbps, 7,000 Mbps। लेकिन जो एक्चुअल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो है रैंडम रीड एंड राइट नंबर्स। बेसिकली जिस तरीके से हमारे OS काम करते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स नहीं खोलते। अगर आपने गलती से भी कभी अपना सिस्टम 32 फोल्डर खोला होगा विंडोज में, आप देखो कितने सारे हज़ारों छोटी छोटी फाइल्स होगी जिसका साइज होता है 1 KB, 2 KB, DLL फाइल्स वगैरह होती है। बहुत कम हमारे एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग बहुत ही जैसे सिंगुलर फाइल्स के साथ काम करते हैं, मतलब एक ऐसी फाइल जिसका साइज जैसे 40 GB हो, 50 GB, सिर्फ एक फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। एंड वही रीज़न है कि एक जो रैंडम 4K रीड एंड राइट वाला नंबर्स है उस पर स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई कंपनी वो नंबर आपके साथ डिस्क्लोज नहीं करती, बिकॉज कई सारे रीज़न है। बिकॉज कंपनी को नहीं पता कौन सी फाइल एक्सेस करने वाला है। जनरली इट्स बेटर कि आप इसके लिए रिव्यूज़ पढ़ें। फॉर एग्जांपल आप है ना ये किंगस्टन वाली SSD खरीदना चाहते हैं तो आप इसका जाकर रिव्यू पढ़ें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इस पर जैसे आप देख रहे हैं हमें ऑलमोस्ट ना 70-80 Mbps की स्पीड मिल रही है अगर हम लोग उस पर्टिकुलर रैंडम 4K रीड राइट को चेक करें, विच इज़ नॉट हाई। मतलब कहाँ हम लोग 6000 Mbps की बात करते, 4000 Mbps की बात करते, तो कहाँ हमें वो है ना 70 Mbps मिल रहा है, 80 Mbps मिल रहा है। बट यू विल हैव टू नो कि ये जो 70-80 Mbps है वो एक 4 KB की फाइल को एक्सेस करने के लिए है। अगला पॉइंट हमारे इसी पॉइंट को कंटिन्यू करता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया वो जो सीक्वेंशियल नंबर है हमें उस पर फोकस नहीं करना, हमें रैंडम रीड राइट्स पे फोकस करना, हमें TBW नंबर्स पे फोकस करना है, हमें बेसिकली SSD की डे टू डे ऑपरेशन पे फोकस करना है। उसकी वजह से आप बिना महंगी SSD खरीदे भी काम अपना चला सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हाई एंड सिस्टम लोग बनाते हैं, लेट्स से ना वो 2 लाख का कोई सिस्टम बना रहे हैं, 1 TB की SSD खरीदेंगे लेकिन वो बहुत ही महंगी SSD होगी। फॉर एग्जाम्पल Gen 5 की SSD लगा लेते हैं, मैंने ऐसा देखा है, लाइक खासकर ऑफलाइन सिस्टम जो बनते हैं हमारे। बट उसकी बजाय इट्स बेटर कि आप उस 1 TB की SSD जो बहुत ज़्यादा फास्ट है उसको लगाने के बजाय आप 2 TB की SSD लगाए, 4 TB की SSD लगाए जो थोड़ी सी स्लो होगी। फॉर एग्जांपल Gen 5 के बजाय Gen 3 वाली SSD लगाए। इवन 3500 Mbps या लेट्स से ना 4000 Mbps भी बहुत ज़्यादा है सिक्वेंशियल कॉपी पेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना NV3 SSD है, पिछले मैं 1.5 महीने से इसको अपनी एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। जो भी मेरी फुटेज वगैरह है अब मेरी कैमरे की, वो सारी मैं इसी से एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया इसके जो रैंडम रीड राइट स्पीड्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, लेट्स से काफ़ी ज़्यादा कंपेरेबल है टू लाइक नॉर्मल मीडियम स्पीड SSD। तो मुझे एक्चुअल डे टू डे वर्क में कोई भी इशू नहीं है। दिस इज़ लाइक माई वर्क SSD। मैं फाइल्स वगैरह कॉपी कर रहा हूँ, कुछ फाइल जैसे 15 GB की होती है और वो भी बहुत ज़्यादा लेट्स से कभी डिटेल्ड होती है एंड उसमें मुझे कोई इशू नहीं हुआ एडिटिंग के टाइम। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ एक SSD खरीदनी है जो है ना सब मुझे लेट्स से गेम स्टोरेज के लिए चाहिए या फिर लेट्स से मुझे बेसिक है ना अपना कुछ वीडियोज़ वगैरह स्टोर करने के लिए चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फास्ट SSD लेने की ज़रूरत नहीं, हाई एंड SSD लेने की ज़रूरत नहीं। तो अब ये जो पॉइंट्स मैंने बताई ये सारी है बड़ी बड़ी मिस्टेक जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप SSD खरीदते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया सबसे बेस्ट तरीका है किसी SSD के बारे में जानना, वो है रिव्यूज़ पढ़ना। और रिव्यूज़ पढ़ने के टाइम ना आप एक दो छोटे मोटे टर्म सुनेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। तो उसमें से पहला आता है कि किस टाइप की फ्लैश चिप उस पर यूज़ हुई है, जिस टाइप का NAND चिप उस पर यूज़ हुआ है। तो बेसिकली NAND चिप मतलब है कि एक्चुअल मेमोरी चिप जो यूज़ होती है वो किस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है। देयर आर जनरली 4-5 टेक्नोलॉजीज आप कंसिडर कर सकते हैं, SLC, MLC, TLC एंड QLC। जिस टाइप की आप फ्लैश मेमोरी यूज़ करने वाले हैं डायरेक्टली उसका असर पड़ता है आपके SSD की परफॉर्मेंस पे प्लस उसके ड्यूरेबिलिटी पे। तो जनरली SLC इज़ द फास्टेस्ट, लेकिन आपको कंज्यूमर लेवल पे नहीं मिलेगी। इसलिए क्या होता है छोटा सा बहुत ही छोटा सेक्शन SLC कैश डालते हैं और बाकी जो है नॉर्मल हमारी TLC या फिर MLC के साथ वो मिक्स मैच करते हैं। जो हमारी बजट SSDs होती है फॉर एग्जाम्पल जो 5-6 हज़ार के नीचे होती है, फॉर एग्जाम्पल ये जो किंगस्टन की NV3 SSD भी है ये QLC फ्लैश मेमोरी यूज़ करती है। अब दिस इज़ नॉट द बेस्ट, इसका मेन एडवांटेज ये कि सस्ती है,
ठीक है, दिस वर्क्स इनफ, स्पीड्स वगैरह में चल जाते हैं। इनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है कि ये सबसे ज़्यादा लेट्स से ड्यूरेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो TBW नंबर होगा ये किसी MLC या फिर TLC SSD से इनका कम होगा, लेकिन जनरली ये एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत कम लोगों पे अफेक्ट करता है। अगर आपके पास बजट है, गो फॉर MLC और TLC SSD, ऑलवेज बेटर। QLC SSD इज़ फाइन फॉर गेमिंग, इज़ फाइन फॉर बेसिक स्टोरेज नीड्स। अगर सेकेंडरी स्टोरेज के लिए चाहिए, आपको मूवीज़ भरनी है, आपको लेट्स से अपने छोटे मोटे प्रोग्राम्स वगैरह रन करने, कोई हैंड मशीन लर्निंग वगैरह कुछ नहीं करनी, दिस इज़ मोर देन फाइन। QLC चल जाता है काम। कुछ लोग बोलते हैं QLC बिल्कुल मत खरीदो, लेकिन ऐसा नहीं है। यू विल बी फाइन विद QLC एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आपकी एक्चुअल नीड्स क्या है। दूसरा एक टर्म आप सुनेंगे SSD की टेस्टिंग के साथ, वो है DRAM कैश। और DRAM का बेसिकली मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब इसका बेसिक मतलब ये होता है कि एक डेडिकेटेड चिप होती है ताकि आपकी जो फाइल्स की एक मैपिंग करके वो अपने ऊपर स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी आप कुछ भी एक्सेस करते हैं ना वो जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सके। अब DRAM लेस वाली SSD में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मतलब कुछ ऐसे बहुत बड़ा इशू नहीं होता। मे बी लगा लीजिए आप 4 सेकंड में काम खत्म करने के बजाय शायद आप 6 सेकंड में रहे, विच मे और मे नॉट इफेक्ट यू डिपेंडिंग आपने कितना रुपये खर्चा है उस SSD के ऊपर। बट जनरली यस, DRAM वाली SSD विल बी फास्टर, विल बी लेट्स से बेटर इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस, बट बेटर इन टर्म्स ऑफ राइट परफॉर्मेंस वगैरह। एक और ना टर्म सुनेंगे वो है कंट्रोलर ऑफ द SSD। कंट्रोलर आप सिंपल समझ सकते हैं कि आपके SSD का ब्रेन क्या है। आपके SSD में चिप्स लगी हुई है, रैम वगैरह लगी हुई है, और उसके साथ एक डेडिकेटेड कंट्रोलर आता है विच इज़ अ CPU जो सारी मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, आपके एक्सेस वगैरह कंट्रोल करता है। फॉर अ जनरल यूजर दिस डज नॉट मैटर, और आपको कोई लाइक बहुत ही कम आपको है ना मैन्युफैक्चरर्स ये नंबर लाइक एग्जैक्ट नेम बताने वाले हैं, तो आपको रिव्यूज़ फिर से पढ़ने पड़ेंगे। इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग आई नो, बट बस इतना समझिए कुछ कंट्रोलर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे होते, कुछ कंट्रोलर्स खराब होते। जो कंट्रोलर SSD के मैन्युफैक्चरिंग के पहले साल यूज़ हुआ था वो शायद दूसरे साल यूज़ ना भी हो, तो कभी और वो भी डिफरेंस हो जाता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कांड वगैरह भी हो रखे, काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ भी है इसकी ADATA वगैरह के साथ या कोई दूसरे ब्रांड्स के साथ, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो गाइस ये थे मेरे कुछ पॉइंट जो मैं चाहता था कि आप जानें SSDs के बारे में। एंड ऑल्सो थैंक्स टू किंगस्टन जिन्होंने हमें NV3 SSD भेजी थी। अगर आपको ये बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस कुछ है ना 4800 रुपीज़ के आसपास है। और इसके अलावा मैं कुछ और भी SSDs के ना लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो मेरे ख्याल से कुछ है ना डिपेंडेबल SSD है 2.5 इंच पे भी और है ना M.2 NVMe में भी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको बाय करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने साधन से करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।